हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, जातियों अथवा जनजातियों को अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों में जाहिर करने की शक्ति का संवैधानिक प्राधिकार निहित है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी भी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बनाने का जो अधिकार रहता है वह किसके पास रहता है। तो किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। देखो इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट आयोग का वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट जो आयोग है इसका वर्णन कहाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। और अगर आपसे पूछ ले नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो 338 क में जो है नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मरीचिकाओं को व्याख्यायित किया जा सकता है। देखो मरीचिकाओं को व्याख्यायित किया जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हम यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आता है जैसे कि हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ में रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी जो है ये इसी का एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज वायर बिकॉज। एक तांबे के तार को फ्यूज तार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो तांबे के तार को फ्यूज तार में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका गलनांक उच्च है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में भीषण विस्फोट कहलाता है। तो तारों में जो भीषण विस्फोट होता है ये कहलाता है सुपरनोवा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, सुपरनोवा की अगर हम बात करें कि इसका एक और नाम है, एक और नाम से इसे जानते हैं अभिनव तारा। हम कह सकते हैं कि सुपरनोवा का उपनाम जो है वो है अभिनव तारा। बाकी अगर हम यहाँ पर वाइट ड्वार्फ की बात करें, इसकी अगर हम बात करें श्वेत ड्वार्फ की, इसका उपनाम क्या है? तो इसे हम जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म तारा के नाम से किसे जाना जाता है? वाइट ड्वार्फ को। और इसी के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सो 159 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसेट टेप लेपित होता है। तो कैसेट टेप जो है ये किससे कोटेड रहता है? ये आयरन ऑक्साइड से, यानी कि लौह ऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस के उत्पादन में होता है। प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस इन्वॉल्व्स। तो क्या इसमें गोबर गैस के उत्पादन में होता है? किण्वन। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ से आप एक पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि पशु जब जुगाली करते हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो वो होती है मीथेन गैस। और गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो उससे निकलती है मीथेन गैस। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोग्राफ का उपयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है। तो देखो कार्डियोग्राफ का उपयोग जो है हृदय की गति का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। कार्डियोग्राफ जिसे हम क्या कहते हैं? ECG। इसे हम कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगर इसी के साथ में आपसे पूछ लें कि EEG ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जा सकता है, तो वो होता है रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सी वीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। समुद्री अपतृण एक महत्वपूर्ण स्रोत है
तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र संरचनात्मक दृष्टि से सबसे स्थायी क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन? सो ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको ऑप्शन देख के बताना है इसका राइट आंसर। तो सबसे स्थायी क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ये है दक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द। गुरु शिखर किसकी उच्चतम चोटी है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्चतम चोटी है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर जो है इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए तो 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गुरु शिखर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? विच ऑफ द सॉयल इज द मोस्ट फर्टाइल? तो कौन सी मृदा जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ रहती है? तो ये रहती है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और देखो हम ये जो जलोढ़ मृदा होती है इसे दो भागों में बांटते हैं, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर मिट्टी। तो जलोढ़ जो मृदा होती है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी रहती है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तरी मैदान की वाणिज्यिक फसल है। तो उत्तरी मैदान की जो वाणिज्यिक फसल होती है वो रहती है यहाँ पर शुगर केन यानी कि गन्ना। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें गन्ना की, तो गन्ना देखो ग्रामीणी कुल का पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रामीणी कुल का पौधा है। और गन्ना जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। गन्ना कौन सी जलवायु में? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। और गन्ना जो होती है ये सर्वाधिक सिंचित फसल भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के द्वारा जनित बीमारी है। द डिसीजेज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस इज। तो एस्बेस्टस के द्वारा जनित बीमारी जो है ये रहती है लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़े का कैंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना खेत अपना काम मनरेगा के अंतर्गत एक नई योजना किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो ये किस राज्य में आरंभ की गई थी? ये आरंभ की गई थी राजस्थान में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नहीं है, मध्याह्न भोजन योजना जो है वो किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, राइट टू फूड। देखो मध्याह्न भोजन योजना जो है ये भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, सामाजिक समानता, इससे जो है ये हमारी मिड डे मील स्कीम संबंधित है। एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, बाल पोषण एंड शैक्षणिक उन्नति यानी कि एजुकेशनल एडवांसमेंट से भी ये जो है संबंधित है हमारी मिड डे मील योजना। बाकी अगर हम इसकी मिड डे मील योजना की बात करें कि ये स्टार्ट कब हुई थी, तो 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था मध्याह्न भोजन योजना को, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सम्मिलित वृद्धि जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में घोषित की गई है, निम्न में से किसको शामिल नहीं करती है? तो ये किसको शामिल नहीं करती है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, पूंजी बाजार की मजबूती। सम्मिलित वृद्धि जैसे कि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई है, किसको सम्मिलित नहीं करती है? पूंजी बाजार की मजबूती को। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 2007 से लेकर के 2012 तक जो था ये रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य था या केंद्रीय बिंदु था, या हम कह सकते हैं कि इसकी थीम जो थी वो यही थी, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास जो था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्रीय बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में कहा जाता था। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI जो था इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासतौर पर HPSSC के एग्ज़ाम में तो इसे बहुत भी बार पूछा जाता है इसी क्वेश्चन को।
देखो SBI जो है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन इसका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम SBI की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ईडम पूछा गया है, द मीनिंग ऑफ द ईडम टू प्लग द सैंड्स। तो इसका आपको ईडम बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 192 जो है इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है स्टिग्मा का। तो स्टिग्मा जो होता है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कलंक। तो इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनर, ऑप्शन बी, जिसका मतलब होता है सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है सिनोनिम्स पूछा गया है एबिस्टेंस का। तो एबिस्टेंस जो होता है इसका मतलब होता है परहेज़। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सेल्फ डिनाइल, यानी कि आत्म इनकार। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ वेल डैश इन द सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सी इज़ वेल कोऑपरेटिव इन सिंगिंग एंड डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डायलॉग की। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डायलॉग की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये होने वाली है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है पिंजरा का। पिंजरा जो है उसे किस तरह से लिखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पिंजरा। पिंजरा जो है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपको बताना है चयन का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चे जमा अन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ कि चयन में जो है कौन सी संधि आएगी इसमें, चयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आंखें ठंडा करना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें ठंडा करना इसका अर्थ हो जाएगा प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा डोरी में कौन सा समास है। लोटा और डोरी में जो है कौन सा समास होगा, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्झरणी जो होता है ये नदी का पर्यायवाची होता है। नद्य भी नदी का पर्यायवाची है। मेदिनी ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तरंगणी जो है ये भी नदी का पर्यायवाची है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप देखो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।